हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था इंफॉर्मेशन सोर्सेस, तो इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ रहे थे आज। ठीक है। और बॉबी, चूंकि अभी ऑब्जेक्टिव चल रहा है, थ्योरी इसका हो चुका है, तो जहाँ भी ज़रूरत होगा हमको लगेगा तो हम वहाँ पे थ्योरी बताते चलेंगे। ठीक है। तो पहले दिन ही ऊबना मत। ठीक तो है। क्लास पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक जो है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आज का क्वेश्चन जो है 12 नंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। प्रोपीडिया इन द न्यू प्रोपीडिया इन द न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका ये एक तरह का क्या है? इंसाइक्लोपीडिया का क्या मतलब होता है, कोई बताइए? विश्वकोश। हाँ बिल्कुल, विश्वकोश। ठीक है। इंसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है विश्वकोश। इंसाइक्लोपीडिया में किस तरीके की जानकारी जो है हम लोगों को मिलती है? इंसाइक्लोपीडिया में किस तरीके की जानकारी हम लोगों को मिलती है? नहीं कोई? ठीक है, हम बताते हैं। इंसाइक्लोपीडिया में जो है कोई भी टॉपिक से संबंधित जानकारी हम लोग ढूंढ सकते हैं। इसका नाम ही है विश्वकोश, है ना। तो विश्व में संबंधित किसी भी विषय से संबंधित जानकारी जो है हम लोगों को इंसाइक्लोपीडिया में मिलता है। और हमेशा हम एक एग्जाम्पल, जो हम लोग का फेमस एग्जाम्पल है विकिपीडिया, है ना। विकिपीडिया जो है उसका एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि जब भी हम लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होता है तो गूगल पे जो है विकिपीडिया के थ्रू हम लोग इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो विकिपीडिया पे किसी भी विषय से संबंधित, किसी भी टॉपिक से संबंधित जो है जानकारी मिलता है। पर किस तरीके की जानकारी मिलता है? उस विषय से संबंधित जो है हम लोगों को बेसिक इंफॉर्मेशन ही मिल पाता है। बहुत ज़्यादा डिटेल या फिर डीप नॉलेज जो है विश्वकोश में नहीं दिया हुआ रहता। तो ये विकिपीडिया तो खैर ऑनलाइन है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका ये भी ऑनलाइन हो गया है। इसका पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि कौन सा एडिशन जो है ना, 15th एडिशन जो है ये 2012 से जो है बंद हो गया था प्रिंटेड वर्जन, और 2012 के बाद जो है ये ऑनलाइन वर्जन जो है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का तब से आ रहा है। ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि प्रोपीडिया जो है किस चीज का, न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का जो है प्रोपीडिया, यह किस चीज को डिनोट करता है या किस चीज को दिखाता है? क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका जो है उसका प्रोपीडिया किस चीज को दिखाता है? तो आंसर आप लोग दीजिए जो पढ़े हुए हैं जल्दी। और हिंट भी तो स्क्रीन पे ही है। दीक्षा क्लास की ओर रेगुलर जल्दी बोलो। और स्क्रीन पे हिंट है, आंसर तो स्क्रीन पे ही है। साक्षी, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ। हाँ। ठीक है, तो नहीं आ रहा है आंसर तो हम बता रहे हैं। ऐसे स्क्रीन पे ही दे दिए हैं हम हिंट। प्रोपीडिया, प्रोपीडिया में किस तरीके की जानकारी मिलती है? तो आउटलाइन ऑफ नॉलेज, नॉलेज का सिर्फ आउटलाइन मिलता है, यानी किसी भी विषय से संबंधित कोई भी टॉपिक जो है उसकी जानकारी हमें चाहिए तो सिर्फ उसका आउटलाइन मिलता है, तो वो प्रोपीडिया होता है ना। यानी प्रोपीडिया जो इंसाइक्लोपीडिया को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए, यानी कि 3 टाइप का इंसाइक्लोपीडिया होता है। तो पहला कौन हो गया? प्रोपीडिया। ठीक है, ऐसे नीचे से ऊपर चल रहे हैं। तो पहला प्रोपीडिया हो गया जो कि हमारा 1 लाइन है ना, या फिर आउटलाइन जो है नॉलेज का मिलता है, यानी 1-2 लाइन में ही जो है हमको जानकारी मिलेगा, तो वो प्रोपीडिया हो गया। इसके बाद जो हमारा आता है माइक्रोपीडिया, ये नंबरिंग ऊपर नीचे कर लीजिएगा वहाँ आप अपने कॉपी में। उसके बाद हो गया हमारा माइक्रोपीडिया,
जिसमें आर्टिकल जो है वो 750 वर्ड जो है उसमें जानकारी होगा। यानी कि आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल अगर हम लोग विकिपीडिया पे सर्च कीजिएगा, कुछ भी, है ना, जैसे टेल मी अबाउट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इस, या फिर अबाउट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करके सर्च कीजिएगा गूगल में, तो विकिपीडिया का पेज लगभग सबसे ऊपर में ही आता है सर्च लिस्ट में। तो उसको जब खोलिएगा तो उसमें वो एक आर्टिकल हो गया, यानी वो जो एक पेज आपका खुलता है उसको आर्टिकल बोलते हैं। तो वो आर्टिकल जो है, अगर उसका वर्ड लिमिट अगर 750 वर्ड तक है तो उसको हम बोलेंगे माइक्रोपीडिया। ठीक है। और इसके बाद होता है मैक्रोपीडिया। मैक्रोपीडिया में आर्टिकल जो है वो 310 पेज तक का अगर इंफॉर्मेशन है तो हम उसको मैक्रोपीडिया के अंतर्गत रखेंगे। तो सबसे पहला प्रोपीडिया जो सबसे छोटा है, इसके बाद है माइक्रोपीडिया जो कि 750 वर्ड तक होगा, यानी उस आर्टिकल का लिमिट। आर्टिकल किसको बोलेंगे? एक टॉपिक पे, जो जैसे कि न्यूज में भी आता है, तो एक न्यूज जो है जितना बड़ा जगह लेता है न्यूज़पेपर में, तो उसको एक आर्टिकल बोलते हैं। और उसमें जितना भी वर्ड यूज किया गया, तो वर्ड काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 करके, तो कितने वर्ड में वो न्यूज जो है प्रिंट किया हुआ है, तो वो उसका वर्ड लिमिट हो गया। तो 750 वर्ड तक अगर है तो उसको माइक्रोपीडिया, उससे ज्यादा हो गया 310 पेज तक हो गया तो मैक्रोपीडिया के अंतर्गत आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको ऐसे ही पता चल गया कि प्रोपीडिया क्या दिखाएगा, तो आउटलाइन ऑफ नॉलेज दिखाएगा, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, इतना समझ में आया? समझ? हाँ। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट, जो सरकारी कर्मी है ना, गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनसे संबंधित नियम और कानून जो है जहां पे हमें मिलता है तो उसे क्या बोलेंगे? ठीक है, जनरल हैंडबुक बोलेंगे, स्टैटिकल हैंडबुक बोलेंगे, ऑफिशियल हैंडबुक बोलेंगे, या फिर हिस्टोरिकल हैंडबुक बोलेंगे? बताइए, हैंडबुक क्या होता है पहले ये बताइए हमको, क्योंकि सब ऑप्शन में एक हैंडबुक ऑप्शन कॉमन है। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि हैंडबुक होता क्या है? अनुराधा? किसी के बारे में बुकलेट। हाँ आकाश बोलो। हैंडबुक किसी चीज से संबंधित एक शॉर्ट नोट जहाँ लिखा होता है। रेफरेंस टाइप का बुक हाँ, ये हैंडबुक जो है थोड़ा। रेफरेंस बुक हो गया। ठीक है, अनुराधा का आंसर है रेफरेंस बुक। आकाश का आंसर हो गया किसी भी टॉपिक से संबंधित शॉर्ट नोट्स। और दीक्षा? बेसिक जानकारी जिसमें रहता है। अच्छा, बेसिक जानकारी, शॉर्ट नोट्स और रेफरेंस बुक की तरह। हाँ बिल्कुल, ये तीनों का तीनों आंसर सही है कि हैंडबुक जो है एक तरह का रेफरेंस बुक की तरह इस्तेमाल होता है। रेफरेंस बुक किसको बोलते हैं? जो हमारा टेक्स्ट बुक नहीं, जैसे डिक्शनरी एक रेफरेंस बुक है। जब हम लोग कोई भी बुक पढ़ते हैं और उसमें कभी हमको वर्ड प्रॉब्लम आ जाता है, तो डिक्शनरी का इस्तेमाल सिर्फ उस वर्ड को ढूंढने के लिए करते हैं, ना कि पूरा डिक्शनरी है ना कहानी की तरह पढ़ने के लिए करते हैं। तो डिक्शनरी एक रेफरेंस बुक है। ठीक उसी तरीके से हैंडबुक भी जो है एक रेफरेंस बुक होता है। और हैंडबुक में जो है हमको किसी भी टॉपिक से संबंधित जो है बेसिक जानकारी मिलेगा, है ना। तो रूल्स एंड रेगुलेशन किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट का जो है किस तरीके के हैंडबुक में मिलेगा? जनरल हैंडबुक, स्टैटिकल हैंडबुक, ऑफिशियल हैंडबुक और हिस्टोरिकल हैंडबुक। ऑफिशियल। हाँ बिल्कुल, आंसर सही है, ऑफिशियल हैंडबुक। बहुत सारा क्वेश्चन जो है कॉमन सेंस से भी बनाया जा सकता है। तो बेशक यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं चल रहा है जहाँ पे तुक्का लगाएंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाए तो नेगेटिव मार्किंग है, तो दिमाग लगा के आंसर देना है।
अब यहाँ पे बाकी सब हैंडबुक, एक और एग्जांपल लेते हैं। मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया, MONUMENTS, मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया, इससे संबंधित हमको जानकारी चाहिए तो किस तरीके के हैंडबुक में मिलेगा? फिर ऑप्शन यही है, क्या? हिस्टोरिकल में। बिल्कुल, हिस्टोरिकल हैंडबुक में मिलेगा। एक और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। POPULATION, पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये स्टैटिस्टिकल में हैंडबुक में हमको इस तरह का इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो ये 3 एग्जांपल से एक रफ आइडिया हो गया होगा कि हैंडबुक में किस तरीके का इंफॉर्मेशन मिलता है। तो किसी भी टॉपिक से संबंधित हमें सिर्फ बेसिक जानकारी मिलती है, और जो हमारा हैंडबुक जो है अलग अलग टाइप का है, तो हम उसके जो हमारा टॉपिक है ना, यानी कि जो हमारा डिटेल्स लिखा हुआ रहेगा हेडलाइन का, तो उससे संबंधित जो है हम लोग ऑप्शन से जानकारी लेके एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 अच्छी तरीके से आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। टेबल्स प्रेजेंट डैश डाटा इन डैश फॉर्म। टेबल जो है, 2 जगह क्वेश्चन मार्क है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 2 जगह फिलअप करना है कि टेबल का जो डाटा होता है, ठीक है, वो किस टाइप का डाटा है और किस फॉर्म में जो है वो हम लोगों को प्रेजेंट करते हैं या फिर दिखाते हैं। तो इसके लिए जो है सबसे पहले टेबल का एक बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है जो हम लोग डेली वर्क करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल में हम लोग लगभग रोज काम करते हैं। तो एक्सेल में क्या होता है, टेबल ही तो होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, रोज एंड कॉलम्स होता है। तो ये क्या है, एक टेबल बनता है। तो टेबल का जो डाटा है वो प्रेजेंट किया जाता है, किस डाटा को और किस फॉर्म में, यानी किस स्वरूप में जो है हम लोग उसको प्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन ए है, न्यूमेरिकल डाटा को हम लोग टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, टेक्सटुअल डाटा को टेबुलर फॉर्म में दिखाते हैं, आर्टिकल को रिसर्च रिपोर्ट के फॉर्म में दिखाते हैं, या फिर ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे एग्जांपल भी देती है। एक्सेल का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किस चीज के लिए करते हैं हम लोग? इसमें ए और बी टेबल ए और बी में कंफ्यूजन है, ठीक है, टेबुलर यानी न्यूमेरिक भी डालते हैं और टेक्स्ट भी तो लिखते हैं। हाँ ठीक है, हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे सी तो ऑप्शन ये सब होगा। किसी का नहीं है, सी तो पहले ही हट गया, ठीक है, और सी हट गया इसका मतलब ऑल ऑफ द एबव भी हट जाएगा। तो सी और डी मेरे पास हट गया। अब कंफ्यूजन है यहाँ पे ए एंड बी में, ठीक है। तो एक्सेल का मेनली वर्ड जो यूज जो है हम लोग न्यूमेरिकल डाटा के लिए करते हैं। टेक्स्ट वाले डाटा के लिए जो है एमएस वर्ड का, या है ना, एमएस वर्ड का यूज करते हैं। टेक्स्ट वाले डाटा को दिखाने के लिए जो है, या फिर उससे संबंधित जो रिपोर्ट है या कोई भी चीज को प्रेजेंट करने के लिए जो है हम लोग वर्ड का यूज करते हैं, ना कि एक्सेल का। एक्सेल का मेनली यूज जो होता है वो हमारा न्यूमेरिकल डाटा को प्रेजेंट करने के लिए होता है। तो न्यूमेरिकल डाटा और किस फॉर्म में, टेबल के डाटा को हम लोग टेबुलर फॉर्म में ही प्रेजेंट करेंगे। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर होगा। अब इससे जो है एक दूसरा क्वेश्चन भी बनाते हैं। एक क्वेश्चन क्या? हाँ पूछो। बोल रहे थे, अभी आप एक्सेल के बारे में जो बोले न्यूमेरिकल सिर्फ होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे टेक्सुअल आप लिखे हुए हैं, टेक्स्ट तो लिखते ही हैं एक्सेल में। टेक्सुअल का मतलब होता है मूल पाठ, यानी कि बहुत सारी मतलब इकट्ठा एक, इसके कारण गलत हो सकता है। नहीं नहीं नहीं,
टेक्सुअल मतलब टेक्स्ट, टेक्स्ट किसको बोलते हैं? ऐसे टेक्स्ट हम लोग नंबर को भी बोलते हैं, ठीक है। जो भी रिटन जो 1 2 3 4 हो गया, ABCD हो गया और ये हो गया, ये सभी टेक्स्ट है, ठीक है। पर टेक्स्ट के अंतर्गत जो है, जैसे कीबोर्ड में जितने भी बटन्स हैं, तो उस बटन को हम लोग कितने पार्ट में, बहुत सारे पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक ABCD, तो इसको क्या बोलते हैं? नंबर वाला। ABCD इसको बोलते हैं टेक्स्ट वाला। इधर यहाँ पे जो नंबर लॉक होता है ना, 1 2 3 4, इसको बोलते हैं न्यूमेरिक कीपैड, ठीक है। ऊपर फंक्शन, तो ये जो है इसको हम लोग सिर्फ नंबर बोलते हैं। और टेक्स्ट वैसे पूरा हो गया, लेकिन हम लोग टेक्स्ट में नॉर्मली कीबोर्ड में जो है इतना को ही लेते हैं। और टेक्स्ट का जो टेक्सुअल का जो तुम मतलब बताया, क्या बोला? मूल पाठ, यानी कि एक पूरा एक स्टोरी हो गया। मूल भाग, पाठ पाठ मूल पाठ। हाँ पाठ, पाठ को तो हिंदी में भाग ही बोलेंगे ना। मूल पाठ मतलब आधा हिंदी आधा इंग्लिश। मूल मतलब क्या, जो हमारा बेसिक है, ओरिजिनल, उसको मूल बोलेंगे। और हाँ, पाठ को भाग बोलेंगे। बेसिक लेसन, नहीं बेसिक लेसन का ही इंग्लिश करने के बाद। नहीं, टेक्सुअल का मतलब ये तो नहीं होता है। कहाँ पे है? मिनिमाइज करके गूगल वर्ड मीनिंग में इसको सर्च कर लो। टेक्सुअल का मतलब होगा टेक्स्ट से संबंधित, यानी जो डॉक्यूमेंट जो है न्यूमेरिक और कैरेक्टर टेक्स्ट में लिखा हुआ है, चाहे किसी भी भाषा में हो, तो उस डॉक्यूमेंट को टेक्सुअल डॉक्यूमेंट बोलेंगे, ठीक है। दूसरा एक और ऑप्शन देते हैं, पिक्टोरियल, PICTORIAL, पिक्टोरियल। इसको क्या बोलेंगे? जो पिक्चर से संबंधित होगा, यानी कि हमारा पिक्टोरियल में आ जाएगा कौन सा? पेंट, यानी पेंट जो हम लोग यूज करते हैं, या फिर एक और यूज करते हैं क्या सबसे ज्यादा, फोटोशॉप, है ना। तो ये किस तरह का इंफॉर्मेशन रखता है? ये पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन रखता है। तो टेक्सचुअल, पिक्टोरियल, ग्राफिकल इंफॉर्मेशन। हाँ एक और चीज, चलिए यहाँ पे आ गया वर्ड हमारा ग्राफिकल, GRAPHICAL। ये इंफॉर्मेशन को भी दिखाने का काम MS एक्सेल ही करता है। यानी ग्राफिकल इंफॉर्मेशन दिखाने, EXCL दिखाने के लिए भी बेस्ट MS ऑफिस का जो सूट है, MS ऑफिस में वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सब आता है, जो ऑफिस में हम लोग जनरली जो वर्क करते हैं। तो जो भी ग्राफिकल डाटा है उसको भी दिखाने के लिए जो है हम लोग MS एक्सेल का ही इस्तेमाल करते हैं। मिल गया टेक्सचुअल का हिंदी? हाँ मिला है। क्या मिला? तो यहाँ पे जैसे लिखे हुए है शाब्दिक या मूल शाब्दिक, पाठ हम्म, टेक्स्ट का या मौलिक। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल और भी है, टेक्सुअल मटेरियल पाठ सामग्री, टेक्सुअल स्टडीज पाठ अध्ययन। यानी कि पाठ, टेक्सुअल का हिंदी ओरिजिनल क्या हो गया यहाँ पे? पाठ। तो पाठ पाठ एक किसको लंबा चौड़ा बोलेंगे? एक स्टोरी हो गया। नहीं, पाठ उसको बोलते हैं जो पठनीय होता है। पठनीय किसको बोलते हैं? जिसको हम पढ़ सकते हैं। पढ़ किसको सकते हैं? ABCD को, 1 2 को, किसी भी लैंग्वेज में लिखा हुआ कोई भी इंफॉर्मेशन को, उसको हम पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या पिक्चर को, डाटा को, यानी कि अब यहाँ पे हम किसी का भी फोटो लगा देते हैं, उसको पढ़ सकते हैं क्या? नहीं। तो पठनीय या पाठ्य सामग्री किसको बोलेंगे? वैसा सामग्री, वैसा डॉक्यूमेंट्स जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं। अब क्लियर हुआ? इसको लास्ट में जो है गूगल करके जो है इसका डिटेल जो है ग्रुप में शेयर कर देना। तो हम लोग बहुत सारा वर्ड यहाँ पे मिल गया इस क्वेश्चन को देखने के बाद, है ना। एक हमारा यहाँ पे ग्राफिकल वर्ड मिला, एक यहाँ पे पाठ, पाठ्य सामग्री या फिर पठनीय, क्या बोल सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को हिंदी में बोलेंगे दस्तावेज, है ना। तो पठनीय दस्तावेज या पाठ्य सामग्री एक ही चीज हो गया। शाब्दिक का मतलब ही वही होता है, शब्द, जो चीज शब्दों में बयां किया जा सके, है ना। तो जो शब्दों में हम लोग बता सकते हैं तो उसको शाब्दिक बोलते हैं। जबकि पिक्चोरियल डॉक्यूमेंट्स को या फिर वीडियोज को,
वीडियोस को, इसको भी शब्दों में नहीं बताया जा सकता। वीडियो में जो इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है वो शब्द है, लेकिन वीडियो पूरा वीडियो का जो डॉक्यूमेंट्स है उसको हम लोग शब्दों में नहीं बता सकते। तो चूंकि वो दृश्य है, देखने की चीज है, तो आंखों से देख के हम उसको समझ सकते हैं, पर हम उसके बारे में क्या बोलेंगे कि रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, इसलिए हम उसको जो है पढ़ नहीं सकते। तो ये हमारा ये सब वर्ड जो है, यहाँ पे नया वर्ड जो है हम लोग सीखे। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल यहीं से पूछ लेते हैं, एक क्वेश्चन। पावर पॉइंट। पावर पॉइंट का इस्तेमाल हम लोग किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स के लिए करते हैं, या फिर किस तरीके का इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए करते हैं। पावर पॉइंट में क्या करते हैं, स्लाइड बनाते हैं। अभी जो है यहाँ पे आप लोगों को जो है प्रेजेंटेशन, हाँ, अभी आप लोगों को जो है यहाँ पे जो क्वेश्चन दिखाया जा रहा है, एक्चुअली ये भी एक तरह का पावर पॉइंट ही है, पर इसमें क्या है कि हम सिर्फ टेक्स्ट को लिख के जो है आप लोगों के सामने जो है स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो है हम लोग पावर पॉइंट में जो है इमेज भी ऐड कर सकते हैं, पावर पॉइंट में साउंड भी ऐड कर सकते हैं, पावर पॉइंट में वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं। तो पावर पॉइंट में दोनों तरीके का डॉक्यूमेंट जो है हम लोग ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट या फिर जो है पिक्टोरियल डॉक्यूमेंट यानी पिक्चर स्लैश वीडियोस, ठीक है। और एक और हो गया साउंड ना। तो इन सभी तरीके का डॉक्यूमेंट को जो है, यानी इन सभी तरीके से इंफॉर्मेशन को हम पावर पॉइंट के माध्यम से जो है प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। अब गैजेट है ना, या फिर गजेटियर, TER हो जाए तो गजेटियर, अब दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो गैजेट या गजट, हिंदी में गजट बोलते हैं इसको, गजट, ठीक है। गजट जो है किस तरीके का हम लोगों को इंफॉर्मेशन देता है। सबसे पहले कोई गजट का नाम सुना है क्या? खासकर यहाँ पे जो भी वर्किंग है उनको तो जरूर पता होना चाहिए कि गजट क्या है। हाँ, क्या होता है गजट? एक ऑफिशियल नोटिस होता है। हाँ बिल्कुल, गजट में जो है ऑफिशियल नोटिस जो है हम लोगों को मिलता है। गजट का प्रकाशन जो है कौन करता है? राज्य सरकार या केंद्र सरकार। हाँ बिल्कुल, राज्य सरकार या केंद्र सरकार। तो ये जो है, चूंकि सब लोग यहाँ पे जॉब वाले हैं मैक्सिमम, तो उनको जरूर पता होगा। जैसे कि अभी जो है जितने भी योजनाएं चलती हैं, तो योजनाएं से संबंधित जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, अभी 7 निश्चय योजना या नल जल योजना, ठीक है। तो ये सभी योजनाओं का जो है नियम जो होगा, ये नियम कहाँ लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, कि ये कैसे काम करेगा, इसका फंक्शन क्या होगा, इससे संबंधित जितनी भी जानकारी है एक किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ होगा, जिसको ही हम लोग वैलिड मानेंगे। और फिर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आता है ना, इस विषय से संबंधित, इस योजना से संबंधित, तो हम लोग उसी डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे कि उसमें क्या लिखा हुआ है ना। तो यही होता है गजट। तो गजट में जो है कोई किसी भी सरकार का, गवर्नमेंट का, जैसे राज्य सरकार या केंद्र सरकार, तो उससे संबंधित जो है जानकारी, नियम कानून जो है किसी भी विषय से संबंधित जो है उसमें इंफॉर्मेशन प्रिंट किया जाता है। गजट में जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन प्रिंट किया जाता है, तो अगर राज्य सरकार है तो जो है गवर्नर यानी राज्यपाल
का जब किसी भी नियम पे जो दस्तखत हो जाता है तो वो गजट में प्रकाशन होता है, और जिस तिथि को अगर वो प्रकाशित किया जा रहा है उस तिथि से वो नियम उस राज्य में लागू माना जाता है। अगर केंद्र सरकार है तो राष्ट्रपति जी का जो है दस्तखत होने के बाद जब गजट में प्रकाशन हो जाता है कोई भी नियम, तो उस तिथि से पूरे देश में वो नियम लागू माना जाता है। तो गजट एक प्रकार का जो है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हो गया। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर। ठीक है, तो ये आंसर जो है एक तरह से सोचिए कि ये लाइब्रेरी साइंस का नहीं, हम लोग के ऑफिस से भी जो है इसका आंसर दे सकते थे। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, फोर्डर्स गाइड, ये एक तरह का गाइड है, फोर्डर्स पब्लिकेशन का नाम है। ठीक है, तो फोर्डर्स गाइड जो है एक एग्जाम्पल है किस चीजों का। एक और चीज, गजट जो है का प्रकाशन जो है एक टाइम पीरियड पे होता है ना, एक खास टाइम पीरियड। ऐसा नहीं है कि हर 15 दिन में गजट का प्रकाशन होता है, ठीक है, या फिर हर एक महीने हो जाता है एक फिक्स डेट को। तो जो भी चीज जो है एक समय अंतराल पे प्रोड्यूस होता है तो उसको पीरियोडिकल भी बोलते हैं, पीरियोडिकल्स, जो कि एक निश्चित समय अंतराल पे जो है पब्लिश किया जाता है। तो सभी तरीके का गजट जो है निश्चित समय अंतराल पे नहीं होता है। कुछ खास गजट जैसे 1 अप्रैल को वित्तीय बजट जो है वित्त मंत्री जो है प्रोड्यूस करते हैं, तो उसका जो प्रकाशन होगा जितने भी वहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड जो भी होगा तो वो हर साल जो है 1 अप्रैल से ही लागू होगा, है ना, हर वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से। तो इस तरीके का जो गजट होगा वो पीरियोडिकल के अंतर्गत आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। फोर्डर्स गाइड इज एन एग्जांपल ऑफ, फोर्डर्स गाइड जो है एक तरह का एग्जांपल है किस चीजों का। तो पिक्चर देख के आप आंसर दे सकते हैं, दिमाग लगाइए और आंसर दीजिए। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है एक फोटो, ट्रेवल गाइड। हाँ बिल्कुल, फोर्डर्स गाइड जो है एक तरह का जो है एग्जाम्पल है ट्रेवल गाइड का। यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, फोर्डर्स ये पब्लिकेशन का नाम है, और इंडिया फोर्डर्स पब्लिकेशन का नाम है ऑस्ट्रेलिया। तो फोर्डर्स गाइड में जो है किस तरीके का इंफॉर्मेशन मिलेगा, तो ज्योग्राफिकल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगा ये ना। ट्रेवल मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमेंगे तो किस तरीके का इंफॉर्मेशन होगा, तो ज्योग्राफिकल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, GRAPHICL, ज्योग्राफिकल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है क्या, फोर्डर्स गाइड, जो कि एक तरीके का ट्रेवल गाइड हो गया। ये तो ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज आता है, एटलस। एटलस क्या होता है, एटलस भी एक तरीके का ज्योग्राफिकल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ही है। ठीक है, ट्रेवल गाइड भी ज्योग्राफिकल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, पर दोनों में अंतर क्या होगा, एटलस और ट्रेवल गाइड में क्या डिफरेंस हो सकता है। ट्रेवल गाइड में किसी जगह का जो मुख्य स्थल है उस सब के बारे में जानकारी होगी। एटलस में जो है ज्योग्राफिकल लाइन के अकॉर्डिंग उसका सारा हाँ पूरा होगा। हाँ, ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में बिल्कुल सही। ट्रेवल गाइड जो है उस ज्योग्राफी यानी कि उस क्षेत्र से संबंधित है ना, जैसे बिहार ही ले लेते हैं, तो बिहार एक राज्य है, क्षेत्र हो गया। तो बिहार का जो एरिया है उस एरिया में जो है जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राजगीर है ना, पटना, तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो भी घूमने वाला स्थान है या किसी खास चीजों से महत्व रखता है, तो उससे संबंधित जो है जानकारी हमको मिलेगा। तो किस तरीके से जानकारी, तो पिक्चर के फॉर्मेट में भी, यानी उस स्थान का जो है पिक्चर भी हो सकता है, मैप भी हो सकता है, या फिर उसके बारे में जो है कुछ डिटेल जानकारी भी हो सकता है। अब जैसे कि ट्रेवल गाइड में जो है ट्रेवल गाइड ऑफ बिहार अगर रहेगा तो उसमें पटना गोलघर रहेगा तो गोलघर का फोटो दे सकता है। उसके बाद गोलघर के बारे में नीचे में तो कुछ डिटेल जानकारी भी लिख सकता है। तो इस तरीके का इंफॉर्मेशन जो है हम लोगों को ट्रेवल गाइड में मिलेगा। जबकि एटलस जो है कंप्लीटली कलेक्शन ऑफ मैप्स है। एटलस को बोलेंगे क्या, कलेक्शन ऑफ मैप्स।
यानी कि मैप्स का कलेक्शन। तो मैप किसको बोलेंगे? तो जो हमारा मानचित्र हो गया, यानी किसी भी भौगोलिक क्षेत्र का जो है ना, क्या बोलेंगे कि नक्शा, वो मैप हो जाएगा। कोई भी ये भौगोलिक एक एरिया ये हो गया, तो इसका एक नक्शा जो है वो मैप हो गया। तो बहुत सारे भौगोलिक क्षेत्र यानी बहुत सारा नक्शा को जब हम लोग एक साथ एक जगह रख देते हैं, अगर उसको हम बाइंड कर दिए, बुक का रूप ले लिया, तो हम उसको एटलस बोलेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस है ट्रेवल गाइड में और एटलस में, और दोनों जो है ज्योग्राफिकल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। गिनीज बुक से सब लोग वाकिफ होगा कि गिनीज बुक होता क्या है। क्या होता है गिनीज बुक? सबसे पहले गिनीज बुक में किस तरीके का इंफॉर्मेशन मिलेगा? कोई नाम नहीं सुना है गिनीज बुक का? कोई बेस्ट परफॉर्मेंस का बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं। या जो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनाते हैं उसके हाँ, लिए। किसी भी फील्ड में जो है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, है ना, मतलब वर्ल्ड में किसी भी फील्ड में जो है हम फर्स्ट पोजीशन लेके आते हैं, कोई रिकॉर्ड बनाते हैं किसी भी परफॉर्मेंस का। बिल्कुल, अब जैसे मान लेते हैं कि हम पूरे वर्ल्ड में जो है ना, सबसे ज्यादा मार्क्स लाके जो है ग्रेजुएट हो गए, है ना, सबसे ज्यादा मार्क्स लाके ग्रेजुएट हो गए, तो क्या हो गया कि ये भी एक तरह का वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। तो किसी भी जैसे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड पानी के अंदर कितना ज्यादा देर तक सांस रोक सकते हैं। तो कोई भी इवेंट जो है अगर उस इवेंट में जो है हम विश्व स्तर पे सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हैं, तो उससे संबंधित, उस व्यक्ति से संबंधित और उस इवेंट से संबंधित जो है जानकारी हमको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मिलेगा। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में तो जान गए। अब ये चार में ऑप्शन में से क्या हो सकता है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किस कैटेगरी के अंतर्गत आएगा? जनरल हैंडबुक, जनरल डायरेक्टरीज, पर्सनल डायरेक्टरीज, ऑफिशियल हैंडबुक। यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन है। हैंडबुक तो हम पहले देख चुके हैं, डायरेक्टरी क्या होता है बताइए? डायरेक्टरी निर्देशिका, है ना। और जो सबसे सिंपल एग्जांपल टेलीफोन डायरेक्टरी। डायरेक्टरी में क्या मिलता है? डायरेक्टरी में जो है हमको सिर्फ जो है एक यूनिक क्या बोलेंगे इंफॉर्मेशन मिलेगा। हर चीज का एक यूनिक इंफॉर्मेशन होगा। डायरेक्टरी में बहुत ही शॉर्ट इंफॉर्मेशन होता है, जैसे कि किसी जगह का एड्रेस, किसी जगह का फोन नंबर, है ना। और या फिर जैसे कि मान लेते हैं किसी ऑफिस का डायरेक्टरी है, जैसे कि अभी हम बताए थे कि कोई ऑफिस का डायरेक्टरी है, जैसे कि अभी हाल फिलहाल जो है वार्ड मेंबर का ट्रेनिंग हुआ था, तो उसके साथ जो है एक डायरी भी मिला था। तो उस डायरी में जो सब कुछ आगे का जो पेज है, उसमें हर ऑफिस का जो है, यानी पूरे बिहार का जो है जितने भी सरकारी कार्यालय हैं और किससे संबंधित, पंचायती राज्यों से संबंधित, या फिर उससे संबंधित काम का देख रेख करने वाले जितने भी अधिकारी हैं, तो उनका कार्यालय का नाम, उन अधिकारी का नाम और उनका मोबाइल नंबर, ठीक है, और कार्यालय का एक नॉर्मल पता। तो नॉर्मल पता क्या, ऊपर में पटना लिखा हुआ है, तो पटना के नीचे जितना भी पटना वाले अधिकारी हो गए, जैसे डीएम, एसपी, और चूंकि पंचायती राज है तो डीपीआरओ। तो इस तरीके का जो इंफॉर्मेशन है, यानी कि एक बेसिक इंफॉर्मेशन मिल रहा है, उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर, इस तरीके की जानकारी जो है हम लोगों को डायरेक्टरी में मिलती है। तो डायरेक्टरी और हैंडबुक दोनों में डिफरेंस तो सबको समझ में आ गया। अब बताइए कि इस क्वेश्चन का क्या ऑप्शन होगा?
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या हम लोगों को सिर्फ नाम पता वगैरह मिलता है? नहीं। तो डायरेक्टरी तो होगा नहीं। तो ये ऑप्शन बी कट गया, ऑप्शन सी कट गया। अब बचा हमारे पास दो ही ऑप्शन, ठीक है, एक जनरल हैंडबुक और एक ऑफिशियल हैंडबुक। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या किसी ऑफिस से संबंधित जानकारी देता है? बताइए। नहीं, जनरल हैंडबुक। है ना, किसी भी कार्यालय से संबंधित जानकारी नहीं दे रहा है, तो सामान्य तौर पे वो सामान्य जानकारी दे रहा है, तो जनरल हैंडबुक के अंतर्गत आएगा। तो इस तरीके से जो है, जो भी वर्ड है, जैसे हैंडबुक क्या होता है, डायरेक्टरी क्या होता है, इसका मतलब समझ गए तो बहुत हद तक जो है हम लोग आंसर के करीब पहुंच जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये क्लियर हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग पब्लिश्ड बाय। अब यहाँ पे एक्चुअली एक लिस्ट का नाम आ गया। शेयर्स लिस्ट होता क्या है वो हम बता रहे हैं, ये चूंकि क्लास में हम पढ़ाए नहीं है। शेयर्स लिस्ट और एक और है सब्जेक्ट हेडिंग, ठीक है। सब्जेक्ट हेडिंग, इसका अगर इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। सब्जेक्ट मतलब विषय, और हेडिंग किसको बोलते हैं? जो ऊपर में लिखा हुआ रहता है ना, किसी भी आर्टिकल का जो सबसे फर्स्ट लाइन जो है, टॉप लाइन जो है, वो उसका हेडर होता है, यानी हेडिंग होता है। तो सब्जेक्ट हेडिंग का मतलब हो गया कि किसी भी विषय से संबंधित, किसी भी विषय से संबंधित जो है उसका हेडिंग जो होगा वो सब्जेक्ट हेडिंग होगा। अब जैसे सबसे पहले ये बताइए कि आप लोग जब मार्केट में कोई भी बुक खरीदने जाते हैं तो आप लोगों को क्या याद रहता है, यानी दुकानदार से क्या बोल के बुक डिमांड करते हैं? कोई भी बुक खरीदना है, जैसे अभी मान लेते हैं कि अभी लाइब्रेरी, पब्लिशर का नाम क्या बोलते हैं? कौन से पब्लिशर का, पब्लिक का है? तो चलिए पब्लिशर का नाम बोल के बुक खरीदते हैं। और बुक का नाम बोलते हैं। अगर बुक का नाम ही याद है तो बुक का नेम बोल देंगे। और एडिशन। एडिशन, किसको एडिशन याद रहता है? कोई भी बुक का एडिशन बताओ तो तुम। अभी तक इतना बुक पढ़ी हो, किसी भी बुक का एडिशन याद है क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, बिल्कुल। और राइटर का भी नाम, है ना, या ऑथर बोलेंगे। ऑथर से भी, अब जैसे कि फेमस ऑथर मैथ्स के लिए आर एस अग्रवाल सब यूज किया है ना, आर शर्मा यूज किया है। पब्लिशर का नाम जैसे एस चांद, एस चांद इसका बुक सब यूज किया होगा, ठीक है ना। भारती भवन, जो हम लोग बिहार बोर्ड से अगर कोई होगा तो भारती भवन बुक इस्तेमाल किया होगा। सीबीएसई से होगा तो एस चांद बुक यूज किया होगा। तो पब्लिशर का नाम से भी हम लोग बुक ढूंढते हैं, फिर ऑथर के नाम से भी ढूंढते हैं। कुछ फेमस ऑथर किसी भी सब्जेक्ट के होते हैं, तो जाते हैं दुकानदार को बोलते हैं कि क्लास 9 का जो है ना आर एस अग्रवाल हमको दे दीजिए, और दुकानदार उठा के सीधा मैथ्स की बुक जो है हमको दे देता है। यानी कि वो जान रहा है कि आर एस अग्रवाल जो राइटर है, जो ऑथर है, वो किस विषय से संबंधित बुक लिखते हैं, ठीक है। तो ऑथर के नाम से भी कुछ बुक हम लोग खरीदते हैं, पब्लिशर के नाम से खरीदते हैं, बुक्स का नाम अगर पूरा याद है तो नाम से भी खरीदते हैं। लेकिन इन सभी चीजों में जो चार ऑप्शन आप लोगों से हम लिखे हैं, इन सभी चीजों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं? सोचिए, सबसे ज्यादा इस्तेमाल क्या करते हैं? जैसे अभी एक प्रॉब्लम, सब्जेक्ट, बिल्कुल। सब्जेक्ट का इस्तेमाल हम लोग सबसे ज्यादा करते हैं। जैसे अभी आपके पास, आप लोग सब यहाँ पे लाइब्रेरी साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम लोग सभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हम लोगों को क्या जानकारी है? सिर्फ इतना ही पता है कि लाइब्रेरी साइंस एक सब्जेक्ट है और इससे संबंधित हमको बुक खरीदना। क्या इससे संबंधित आपको किसी ऑथर का नाम याद है? नहीं। पब्लिशर का नाम याद है? नहीं। बुक का नाम याद है? नहीं। लेकिन सब्जेक्ट का नाम तो याद है ना, कि हमको मार्केट जाना है तो लाइब्रेरी साइंस की बुक खरीदनी है, ये तो पता है। ऑथर, पब्लिशर, बुक नेम नहीं पता। यानी कि कोई ऐसा यूजर जो किसी फील्ड में नया है, तो उसको
कोई भी चीज नहीं पता होगा लेकिन सब्जेक्ट तो जरूर पता होगा। तो इसी के लिए जो है एक लिस्ट बनाया जाता है लाइब्रेरी में, है ना, सब्जेक्ट हेडिंग। सब्जेक्ट हेडिंग जो है ये विषय का हेडर हो गया, यानी कि कौन से विषय से संबंधित। तो हम जाएंगे, हम बोलेंगे मैथ्स की बुक चाहिए, साइंस की बुक चाहिए, सोशल साइंस की बुक चाहिए, तो ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। और जैसे मैथ्स की बुक चाहिए तो मैथ्स के अंदर जो है हमारा आ जाएगा अलजेब्रा, ठीक है। मैथ्स के अंदर आ जाएगा अर्थमेटिक, मैथ्स के अंदर क्या आ जाएगा, मैथ्स के अंदर कैलकुलस, ठीक है। मैथ्स के अंदर आएगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया हमारा, उसका हेडर हो गया, सब्जेक्ट का हेडर हो गया। यानी कि हमको अलजेब्रा की बुक चाहिए, तो अलजेब्रा क्या होगा, मैथमेटिक्स का एक पार्ट हो गया, है ना। तो ये सब्जेक्ट का हेडिंग हो गया। तो इस तरीके से जो है विषय सूची बनाई जाती है, ठीक है। तो सीयर लिस्ट जो है एक तरह का विषय सूची है, जो कि विषय से संबंधित जो है लिस्ट बना हुआ है। तो उस लिस्ट का इस्तेमाल हम लोग लाइब्रेरी में जो है ना, उस सब्जेक्ट का हेडिंग देने के लिए, यानी कैटलॉग को बनाने के लिए, कैटलॉग कार्ड के बारे में बताए थे। तो कैटलॉग कार्ड में हम लोग सीयर लिस्ट से जो है विषय सूची से जो है सब्जेक्ट का हेडिंग का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उस अगर कोई यूजर को जो है कोई भी जानकारी नहीं पता हो, कम से कम विषय के बारे में तो पता होगा, तो जैसे ही वो कार्ड देखेगा तो समझ जाएगा कि ये कार्ड इस विषय से संबंधित है, यानी कि इस विषय की बुक जो है के बारे में इस कार्ड में जानकारी मिलेगी। ऑथर नहीं पता होगा कोई बात नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट से हो जाएगा। तो सीयर लिस्ट एक प्रकार का लिस्ट है, किससे संबंधित हो गया, तो सब्जेक्ट से संबंधित। सब्जेक्ट से संबंधित लिस्ट क्या करता है, तो वो हमको किसी भी विषय से संबंधित जो है जितना भी हेडिंग लाइन बन सकता है ना। जैसे अभी हम बताए ना एक एग्जांपल, मैथ्स एक विषय हो गया और उसके अंदर हेडिंग लाइन क्या, अलजेब्रा, कैलकुलस, ये सब हेडलाइन बनेगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, तो अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी पार्ट हो सकता है। तो जितना भी हेडलाइन बन सकता है तो वो सब्जेक्ट का हेडलाइंस होगा, और उसका एक लिस्ट बना हुआ है जिसको हम लोग सीयर लिस्ट कहते हैं। तो ये कौन पब्लिश करता है, पब्लिशर का नाम पूछ रहा है, तो ये तो सीधा याद करने वाली बात है, समझने वाला था वो हम बता दिए। याद करना नाम, H.W. विल्सन। H.W. विल्सन एक पब्लिशर है जो कि सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग को पब्लिश करता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी जो है हमारा कंप्लीट हो गया। हम आज मैसेज चूंकि कर दिए थे कि क्लास छोटा होगा, चूंकि मेरा नोट्स तैयार नहीं था, फिर लेकिन जल्दी जल्दी सब नोट्स प्रिपेयर हो गया, तो लगभग क्लास कंप्लीट हो जाएगा। टाइप किए नहीं थे लास्ट टाइम, अभी जस्ट टाइप करके उठे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं अब हम लोग। रेफरेंस सर्विसेज आर, रेफरेंस सर्विस क्या है, ये आप एग्जांपल दे सकते हैं, क्योंकि बहुत इस टॉपिक पे हम पढ़ाए हैं, पूरा चैप्टर ही है हमारा रेफरेंस सर्विसेज। तो बताइए रेफरेंस सर्विसेज क्या है। 4 ऑप्शन देते हैं। ऑन डिमांड सर्विसेज, रेफरेंस सर्विस हम लोग डिमांड करके कोई भी सर्विस लेते हैं उसको बोलते हैं। या फिर क्या ऑप्शन है दूसरा, एंटीसिपेटरी सर्विसेज, जिसको हिंदी में बोलेंगे अग्रिम सेवा, ठीक है, जो पहले सेवा देते हैं, अग्रिम सेवा है। ऑन डिमांड सर्विस जनरली बट एट टाइम कैन बी एंटीसिपेटरी, ऑन डिमांड सर्विस है लेकिन किसी समय अंतराल पे वो एंटीसिपेटरी सर्विस बन जाएगा। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। बट एंटीसिपेटरी सर्विस। एंटीसिपेटरी सर्विसेज, अग्रिम सेवाएं नहीं। डिफरेंस सर्विसेज, अग्रिम सेवाएं किसको बोलते हैं, अग्रिम का मतलब होता है पहले। तो कोई भी काम है ना, जब हम लोग पहले कर रहे होते हैं तो उसको अग्रिम सेवाएं बोलते हैं, यानी कि सेवाएं, ऐसी सेवाएं प्रदान करना जो स्टार्टिंग में दे रहे हैं, उस तरीके की सर्विसेज को हम लोग अग्रिम सेवाएं कहते हैं। जैसे कि 2 तरीके की सेवाएं, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं आप। अग्रिम नहीं, पोस्ट सेवाएं का एक एग्जांपल मेरे माइंड में आ रहा है, जैसे इंश्योरेंस।
RENC, इंश्योरेंस सर्विसेज, है ना। ठीक है, इंश्योरेंस सर्विस जो है ये किस तरीके का सेवा होगा, तो ये बाद वाली यानी किसी भी घटना के बाद वाली जो सेवाएं प्रदान की जाती है वो होगा इंश्योरेंस सर्विसेज। तो अग्रिम सेवाएं यानी कि कोई इवेंट के पहले ही प्रदान किया जाएगा तो उसको हम लोग अग्रिम सेवाएं बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, और भी कोई सर्विसेज? तो फिर ऑन डिमांड सर्विस होगा, डिमांड के बाद ही दिया जाता है। हाँ, ऑन डिमांड तो आंसर सही है। ऑन डिमांड सर्विसेज जो है रेफरेंस सर्विसेज होता है, इसका नाम ही है रेफरेंस सर्विसेज। तो जो हम लोग यूजर डिमांड करता है उसके बाद जो है वो सर्विसेज दिया जाता है। और अग्रिम सेवाएं का कोई एग्जांपल? जैसे प्री बुकिंग भी एक तरह से ले लीजिए। प्री बुकिंग होता है ना किसी चीज का, ठीक है। तो प्री बुकिंग क्या हो गया है, बुकिंग पहले से बुक कर लेना कोई भी चीज, यानी कि वो एक तरह का जो है ये भी एक सर्विस ही होगा कि जैसे मान लेते हैं कि कोई कार की कंपनी है, कोई कार लॉन्च की है, तो अब कार लॉन्च की है तो कार अभी आया नहीं है मार्केट में, लेकिन हम लोग पहले से ही उसको बुक कर लिए। हाँ, तो ये एक तरह का अग्रिम सेवाएं हो जाएगा, है ना, कि कार मार्केट में आने से पहले यानी अभी खरीदे नहीं है लेकिन पहले हम उसको बुक कर लिए, अपने नाम से रजिस्टर कर लिए, तो ये अग्रिम सेवाएं के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया, तो ये समझ में आ गया। तो रेफरेंस सर्विसेज जो है एक तरीके का जो है ऑन डिमांड सर्विसेज है। और ऑन डिमांड सर्विसेज में हम बताए थे दो तरीके का सर्विसेज, एक हम बोल देते हैं, दूसरा आपको बोलना है शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विसेज। यानी रेफरेंस सर्विसेज दो टाइप का होता है, पहला शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विसेज, दूसरा बताइए, हाल फिलहाल ही पढ़ाए हैं, लॉन्ग रेंज। ऐसे भी कॉमन सेंस है, पहला शॉर्ट है तो दूसरा लॉन्ग, इसका मतलब है ना कोई पढ़ा नहीं है ठीक से, क्योंकि इतना सिंपल आंसर था। पहला शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विसेज, दूसरा लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विसेज। ठीक है, शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विसेज किसको बोलते हैं? जो कम टाइम के लिए। कितना टाइम, टाइम लिमिट क्या है? शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विसेज के लिए जो है टाइम लिमिट क्या है? अप टू 30 मिनट्स, है ना, पिज्जा डिलीवरी। ठीक है, 30 मिनट के अंदर, 5 मिनट से 30 मिनट तक जो है, पिज्जा डिलीवरी मत लगा लेना है क्योंकि हम लोग लाइब्रेरी का पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में पिज्जा नहीं है। यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना यूजर को, तो यूजर को जो है इंफॉर्मेशन हम लोग दे रहे हैं अगर 5 मिनट से 30 मिनट के अंदर, ठीक है, तो इसको रेडी रेफरेंस सर्विसेज भी बोलते हैं। शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विसेज को रेडी रेफरेंस सर्विसेज, READY, जो पहले से तैयार क्वेश्चन है ना, तो वो 5 to 30 मिनट्स में अगर हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो रेडी रेफरेंस सर्विसेज में आएगा। और लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विसेज जो कि कितने दिनों तक, 30 मिनट से 30 डेज। 30 मिनट से 30 डेज तक रहेगा, तो हमारा लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विसेज के अंतर्गत आएगा। तो रेफरेंस सर्विसेज क्या है, इसका कौन कौन टाइप है, ये सब भी देख लिए, और टाइम ड्यूरेशन भी जो है हम लोग समझ गए। क्वेश्चन नंबर 19 जो है लगभग क्लियर हो गया है सबका। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। हु डिफाइंस रेफरेंस सर्विसेज इज, अब देखिए ये एक्चुअली कथन है ना, हु डिफाइंस, किसने डिफाइन किया, किसी भी चीज को डिफाइन करना मतलब परिभाषा देना, तो रेफरेंस सर्विसेज का जो परिभाषा है किसने दिया, तो ये परिभाषा एक्चुअली कथन वाला, जितना भी हम सबको बोले हैं कि कथन के लिए जो है एक अलग से पेज होना चाहिए कॉपी के पीछे, लास्ट या बीच में कहीं पे भी, और जितना भी कथन जिस भी चैप्टर में आता है सारा कथन एक जगह लिखा हुआ होना चाहिए। और ये कथन हम लिखवाए हुए हैं
कौन डिफाइन करता है द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग राइट कॉन्टैक्ट किसके बीच में? राइट रीडर। अच्छा, ये कॉन्टैक्ट नहीं होगा, कंटेंट होगा, गलत है, राइट कंटेंट होगा। ठीक है, सही दस्तावेज या सही डॉक्यूमेंट सही यूजर तक, ठीक है, सही यूजर तक, राइट बुक एट राइट टाइम। ठीक है, तो किसी भी मतलब कौन डिफाइन किया है रेफरेंस सर्विसेज को कि सही दस्तावेज या सही पुस्तक जो है सही यूजर तक सही समय में जो है पहुंचाना ही एक तरीके का रेफरेंस सर्विसेज है या फिर पर्सनल सर्विसेज है। रेफरेंस सर्विसेज को हम लोग पर्सनल सर्विसेज के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये एक तरीके का व्यक्तिगत सेवा है। बताए थे क्लास में, रेफरेंस सर्विसेज क्या है? व्यक्तिगत सेवा, यानी एक इंसान को दिया जाता है ना, पर्सनली, तो वो रेफरेंस सर्विसेज के अंतर्गत आएगा। जैसे एग्जांपल दिए थे कि यहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट है सबका अलग अलग क्वेश्चन होगा, तो अगर हम अलग अलग क्वेश्चन का एक एक करके आंसर दे रहे हैं तो वो पर्सनली सेवाएं दी जा रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत सेवा या फिर रेफरेंस सर्विसेज। नहीं नहीं, रेफरेंस सर्विसेज व्यक्तिगत सेवा है, व्यक्तिगत सेवा रेफरेंस सर्विसेज नहीं है। तो चलिए ये कथन लिखे हैं क्या? कॉपी में नहीं होगा लिखा हुआ, क्योंकि कल पर नहीं, ऑब्जेक्टिव के पहले जस्ट पहले वाले क्लास में ये हम पढ़ाए हैं, ऐसा रंगनाथन जी बोलते हैं ये। ठीक है, सीएस लिस्ट क्या है उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल दिया हुआ है। इसमें अब लगभग 20,000 जो है सब्जेक्ट का टाइटल है। जैसे अभी हम बताए थे ना, अर्थमेटिक, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब सब्जेक्ट का टाइटल हो गया। तो लगभग 20,000 सब्जेक्ट का जो है टाइटल का एक लिस्ट बनाया गया है, वही है सीएस लिस्ट। ये क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया। यहां तक क्लियर है सबका? हाँ। चलिए, कोई बोर तो नहीं हो रहा है कि खाना वाना पकाना नहीं है ना? आगे बढ़े या फिर यहीं पे ड्रॉप करें? बोलिए, ड्रॉप करना भी रेफरल होगा। सर्विस क्या होता है? हाँ, रेफरल सर्विसेज, रेफर करना, इसका बेस्ट एग्जांपल है डॉक्टर। ठीक है, और एक होता है, दो वर्ड यहाँ पे आ गया, अच्छा है, एक है रेफरेंस, न्यू पेज ले लेते हैं। एक वर्ड हमारा आता है रेफरेंस और एक वर्ड हो गया रेफरर। ठीक है, ये भी सर्विसेज है और ये भी सर्विसेज है, दोनों में क्या अंतर है वो देखते हैं। रेफरर को का है ना, इसका माइंड में सबसे पहले डॉक्टर रख लीजिए, इसका सबसे ज्यादा डॉक्टर यूज करता है ना। हमेशा बोलते हैं हम लोग कि डॉक्टर जो है ना, जवाब दे दिया है, वो रेफर कर दिया पीएमसीएच, है ना, यानी पूरे बिहार का डॉक्टर जो है, कोई भी हॉस्पिटल जो है, अगर किसी भी पेशेंट का इलाज करने में असमर्थ होता है तो वो रेफर करता है। ठीक है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह भेजना। ठीक है, वो सिर्फ रेफर करना हुआ। तो इस तरीके की सेवाएं जो कि आप जो है सिर्फ रेफर कर रहे हैं, तो उसको रेफरल सर्विस आएगा। अब रेफरल सर्विसेज और रेफरेंस सर्विसेज एज ए लाइब्रेरियन दोनों में कैसे अंतर होगा वो हम देखते हैं। जैसे कि हम एक लाइब्रेरियन है ना, हम यहाँ पे चेयर लगा के बैठे हुए हैं, यूजर इधर से आता है। ठीक है, यूजर आया और हमसे पूछता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन पूछता है। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन हमसे पूछा यूजर आके, अब हम उस यूजर को एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देके हम उसको बोल रहे हैं कि ऐसा कीजिए, आप जो है ना
यहाँ चले जाइए और वहां जब आप जाइएगा तो वहां पे आपको ये जानकारी मिल जाएगी। तो अब बताइए कि वो लाइब्रेरियन जो है किस तरीके का सर्विसेज दिया उसको, क्या उसके आंसर यानी कि उसका जो क्वेश्चन था उसका आंसर मिला, जो उसका क्वेरी नहीं, किया वो आंसर नहीं मिला, उसको क्या दिया गया, रेफरेंस दिया गया। है ना, रेफरेंस दिया गया कि आप जो है इस जो जानकारी हमसे पूछना चाह रहे हैं ये जानकारी फलाने जगह कोई लोकेशन या किसी दूसरे लाइब्रेरी का नाम, है ना, यानी कि एक इंफॉर्मेशन तो दिया गया, ठीक है, पर वो इंफॉर्मेशन जो है एग्जैक्ट उस क्वेश्चन का आंसर नहीं था, पर उससे रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है कि वो एक जगह का नाम बता दिया या फिर एक लाइब्रेरी का या व्यक्ति का नाम बता दिया कि आप फलाने बाबू के पास चले जाइए, आपका जो आंसर है या जो क्वेश्चन है वो दे देंगे। तो आपने उस व्यक्ति को जो है रेफर कर दिया और इसी को बोलेंगे रेफरल सर्विसेज। अब आते हैं रेफरेंस सर्विसेज पे। अब एक लाइब्रेरियन है, फिर यूजर आया, दूसरा यूजर आया और आपसे कोई क्वेरी करता है, ठीक है, और आपने उस क्वेरी का आंसर दिया। जैसे वो क्वेरी करता है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है, और आपने उसका जवाब दिया नरेंद्र मोदी, तो ये हो गया रेफरेंस सर्विसेज। लेकिन आपने जवाब नहीं दिया और दूसरी जगह भेज दिया कि आप वहां चले जाइए, वो आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, ये हो गया रेफरल सर्विसेज। समझ में आया दोनों में अंतर? रेफरेंस हाँ, सर्विसेज और रेफरल सर्विसेज में क्या अंतर होगा? तो हम आज का क्लास क्वेश्चन नंबर 20 तक ही रखते हैं। 21 से जो है अगले दिन जो है हमारा ये क्लास रहेगा। और सबसे ये है कि आप सब लोग जो है ना क्या करिए कि ऑब्जेक्टिव जो है इसको देखिए। सबसे पहले क्या करना है, किस तरीके से ढूंढना है ऑब्जेक्टिव, कि गूगल या बुक कहीं से भी ऑब्जेक्टिव कलेक्ट कीजिए। कलेक्ट करने में पहला चीज ध्यान देना है कि जो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, पढ़ा हुआ टॉपिक जो है उसका अगर आपको क्वेश्चन मिल रहा है वो तो सबसे पहले कलेक्ट कीजिए, ठीक है। तो पढ़ा हुआ टॉपिक का अगर सारा क्वेश्चन एक जगह कलेक्ट हो जाएगा तो जितना भी क्वेश्चन कलेक्ट हो 100-200 जितना भी, तो कम से कम ये आ जाएगा कि इस टॉपिक से हम 200 क्वेश्चन जो है बना सकते हैं, उसका आंसर दे सकते हैं। उसके अलावा अब तब देखेंगे कि कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन रह गया जो हम टॉपिक नहीं पढ़े हैं पर इस टॉपिक में क्वेश्चन है, तो फिर उसको कलेक्ट करेंगे और फिर उससे रिलेटेड टॉपिक जो है पढ़ेंगे थ्योरी, और फिर जो बचा हुआ क्वेश्चन है फिर उसको जो है कंप्लीट करेंगे। तो सबका यही काम है कि क्वेश्चन को सिर्फ ऐसा नहीं कि क्या बोलेंगे कि पूरा एकदम सिलेक्ट ऑल, वैसा नहीं करना है एक दिस से, क्योंकि सिलेक्ट ऑल में क्या होगा कि उसमें बीच बीच का ऐसा क्वेश्चन आएगा कि जो पढ़ा हुआ नहीं है जो टॉपिक, तो उसको छांट देना है, अलग करके छांट छांट के जो है क्वेश्चन कलेक्ट करना है। वैसे अनुराधा का जो लिंक है, हम एक ही लिंक से ये क्वेश्चन को कलेक्ट कर रहे हैं और वहीं से समझा रहे हैं। लिंक ग्रुप में अनुराधा शेयर की हुई है, नहीं तो फिर से हम उसी लिंक को शेयर कर देते हैं एक बार और, ताकि ढूंढने में बनेगा। ये सारा क्वेश्चन उसी लिंक से कलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो बॉबी आज का क्लास समझ में आया? बॉबी हाँ, क्लास समझ में आया कुछ कि सब ऊपर से चला गया? नहीं नहीं आ रहा है समझ में। आ रहा है ना? तो हाँ, बीच से भी हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे से सीख सकते हैं। करना क्या है कि एक कॉपी बनाना है, डेली का क्लास जो भी होता है उसको कॉपी में नोट डाउन करना है। बहुत कुछ ऐसा होगा जो हम मुंह से बोल दिए, जैसे अभी रेफरल सर्विसेज आ गया, तो पीडीएफ भेजेंगे तो उसमें मिलेगा नहीं। बहुत सारी बातें चूंकि कम्युनिकेट करते समय जो है नया नया क्वेश्चन एराइज होता है, तो वो सब नहीं मिलेगा पीडीएफ में, तो उसको क्लास करते समय ही नोट डाउन करते चलना है, बाद में याद नहीं रहेगा कि हम क्या क्या पढ़ाए थे। तो ठीक है। कॉपी लेके क्लास में बैठना है। क्लास को अब यहीं एंड करते हैं। चलिए, धन्यवाद।